आपको जेनजी का भविष्य क्या दिखता है? भारत में जो जेनजी है उसका भविष्य क्या दिखता है? उनकी से जो है वो वास्तव में बढ़ेगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का भविष्य आपको कैसा दिखता है? इतनी जल्दी फेम मिलना दिमाग खराब करता ही करता है, चाहे किसको भी मिल जाए। समय रहने का भी आपको लगता है ऐसा ही कुछ है? अगले 2.5 वर्ष जो है उनका योग कांस्टेंट है। ये शनि के गोचर पे आधारित होता है कि जैसे एक है ममता बनर्जी, उनके साथ क्या ही हो गया? मतलब सत्ता तो गई ही गई, अब लग रहा पार्टी भी चली जाएगी क्या ममता बनर्जी की? क्या नरेंद्र मोदी की कुंडली में महालक्ष्मी योग है? महालक्ष्मी योग नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का है, वहाँ योगी जी की कुंडली और अखिलेश जी की कुंडली आप कंपेयर करें, क्या दिखता है आपको? अखिलेश जी की कुंडली खराब नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि ही हैज गॉट अ वेरी नाइस हॉरोस्कोप। सो कॉल्ड कॉकरोचेस का भविष्य आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो इनको ऐसे नाम से संबोधन करना ही खराब है। शेयर मार्केट भी ठीक चलने वाला है, आप तो अच्छी खबर बता रहे हैं। पंजाब जी। वहां आपको क्या दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के? आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, 25 साल का अनुभव, 5 लाख से ज्यादा कुंडलियों को एनालाइज करने के बाद वो जब हमारे शो पर आते हैं, मतलब जो बोलते हैं वही हो जाता है। उन्होंने केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी की, सही निकली। उन्होंने बिहार में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की, सही निकली। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी अभी कोई रिटायर नहीं होने वाले, वही होता लग रहा है। उन्होंने कहा ट्रंप जो है वो पूरा मार्केट हिला देंगे, वैसा ही इस वक्त पूरा मार्केट झेल रहा है। लेकिन आज हम उनके लिए चैलेंज का लेवल बढ़ाने वाले हैं, और आज हम आपके लाइफ, आपके करियर में क्या होगा इसकी बात तो करेंगे ही, लेकिन आज हम उनसे यह भी जानेंगे कि इस देश के जेनजी का भविष्य क्या कह रहा है। क्या इस देश में कोई कॉकरोच पार्टी आकर जेनजी का आंदोलन ला सकती है? क्या जेनजी सड़क पर उतरेगा, नहीं उतरेगा? इसके अलावा जो जेनजी के आइकॉन्स हैं, वैभव सूर्यवंशी, समय रैना, इनकी कुंडली में क्या है? साथ ही ममता बनर्जी का क्या करियर खत्म हो जाएगा? यूपी चुनाव में क्या होगा? ट्रंप क्या करेंगे? युद्ध कब खत्म होगा? नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या कह रहा है? आज इस पॉडकास्ट में सब कुछ है, क्योंकि हमारे साथ हैं विनय बजरंगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गजब ही आपने कर रखा है, जब आते हैं और जो बोल के जाते हैं वही हो जा रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा आपके लिए चैलेंज का लेवल बढ़ा दें। आप तैयार हैं? स्वागत है। तो मुझे ये बताइए सर, सबसे पहले कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा है देश के अंदर कि क्या जेनजी सड़क पर आएगा, भारत नेपाल बांग्लादेश बनेगा, क्या होगा? आपको जेनजी का भविष्य क्या दिखता है? भारत में जो जेनजी है उसका भविष्य क्या दिखता है? देखिए, ऐसा जो एनालिसिस है वो हॉरोस्कोप के माध्यम से भारत में देखा जाता है कि भारत में क्या होने वाला है। तो वास्तव में जब भारत का हॉरोस्कोप हम बनाते हैं तो पंचम भाव जागृत है, पंचम भाव बच्चों का होता है, और जेन-ज़ी को हम वहाँ से कोरिलेट करके देख सकते हैं। यानी कि उनकी से जो है वो वास्तव में बढ़ेगी, और उनका जो आधिपत्य है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन जैसे नेपाल का हाल हुआ या जैसे बांग्लादेश का हाल हुआ, वैसा होने वाला नहीं है। उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत कर दिया जाएगा अगले 2-4-5 महीने के अंदर, और फिर धीरे धीरे वो भी मेन स्ट्रीम के अंदर, यदि नहीं है तो आ जाएंगे। यानी मतलब जेनजी की समस्याएं तो हैं ही, लोगों को दिख ही रहा है भाई। बिल्कुल। पेपर लीक का मामला हो, सीबीएसई का मामला हो, और इससे किसी को गुरेज नहीं है कि भाई वो है मामला सामने दिख रहा है। बिल्कुल। और लोगों में असंतोष भी है। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं वो 4-5 महीने में सेटल हो जाएगा? वो सेटल हो जाएगा। और जो मुझे हॉरोस्कोप को पढ़ने के बाद लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काफ़ी संजीदा हो गई है। वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का एंगल नहीं है, यहाँ तो इंडिविजुअल एंगल चल रहे हैं सारे के सारे, और वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत जल्दी वो सब का सब कंट्रोल के अंदर आ जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जब हम कुंडली देख रहे हैं भारत की, तो ऑब्वियसली अभी चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी कुंडली और देश की कुंडली अगर आप दोनों मैच कराएं, तो आपके लिए नरेंद्र मोदी के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो जेनजी की हों या पॉलिटिकल चुनौतियां, क्या वो किसी भी तौर पर ऐसी हो सकती हैं कि उनको परेशानी करें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ऐसी परेशानियां आती हैं तो उससे देश जो है वो सुदृढ़ ही होता है, कुछ ना कुछ ठीक ही होता है। और ऐसी परेशानियां आनी भी चाहिए ताकि सारे के सारे आला कमान कॉम्प्लिसेंट ना हो जाएं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उनको पता होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। तो मुझे लगता है कि
ये सब बातें उनको सचेत करने के लिए हैं, उनको आगाह करने के लिए हैं। एक हॉरोस्कोप के अंदर 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 5 अच्छे होते हैं तो 4 कठिन भी होते हैं, इनको मेलेफिक कहते हैं। वो अपना प्रयास या अपना काम करते ही रहते हैं ताकि जीवन के अंदर धूप-छाँव का खेल चलता रहे। ये उनके साथ चल रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पॉजिटिविटी जो है वो रहेगी एंड ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको करना है और कैसे जो है इससे हमको बाहर निकलना है। बहुत से लोग ये बार बार कह रहे हैं, कभी केजरीवाल कहते हैं, कभी ममता बनर्जी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। अभी अगस्त में, जून में, कभी पिछले साल कह रहे थे, अभी ये कह रहे हैं इस साल, इस महीने, उस महीने नरेंद्र मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा या उनकी सरकार गिर जाएगी, कोई और पीएम बन जाएगा। इस पे मैं आऊँगा लेकिन उससे पहले एक जो जेनजी की बात हो रही है, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई जा रही है कि भाई हम युवाओं की बात करेंगे, इन सो कॉल्ड कॉकरोचेस का भविष्य आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो इनको ऐसे नाम से संबोधन करना ही खराब है और जो इस नाम से अपने आप को जोड़ता है वो भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल के अंदर ये राज करेगा और यहीं से भारत चलेगा। तो ये कॉकरोच तो कम से कम नहीं है और ऐसा जोड़ना भी ठीक नहीं है। हाँ, हर एक की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, हर एक के अपने मुद्दे होते हैं, परेशानियों के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम कॉम्बैट कर सकते हैं। तो ये बनाकर यदि सरकार के कान पे कुछ जूं वो रिंगा सकते हैं या रेंग सकती है तो उससे पॉजिटिविटी। लेकिन क्या ये बड़ी होगी? जैसे एक जमाने में अन्ना आंदोलन हुआ और अरविंद केजरीवाल एक चेहरा बनकर उभरे, आपको लगता है ये कॉकरोच जनता पार्टी उस लेवल तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है और वहां से कोई ना कोई 1-2 लोग उभर के आ सकते हैं, लेकिन उनका जो हश्र होगा वो इवेंचुअली अरविंद केजरीवाल जी जैसा ही होगा। यानी कि इस प्रकार से उठना और उस प्रकार से चैलेंज करना वो बस की बात नहीं है, क्योंकि बात जैसे आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की, जैसे आपने बात की कैसे उठ के आए, लेकिन अगर हम भारत की कुंडली देखें और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखें और उनको एक बार हम रख के देखें टैंडम के अंदर, तो अभी मुझे कुछ नेगेटिविटी भारत के लिए होती नज़र नहीं आ रही है। धूप छाँव चलती रहेगी। तो मतलब ये थोड़ा बहुत बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऐसा कुछ चेंज ले आए या उस तरह का कुछ हो जाए, वैसा नहीं होगा। वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य है। जी। नहीं, लेकिन आपने एक बात सही कही कि भाई अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है और चीजें होनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब जेनजी की बात हो रही है तो एक युवा है जिसकी आज पूरे दुनिया में चर्चा है और वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी का भविष्य आपको कैसा दिखता है? बहुत लोग कहते हैं अगला सचिन तेंदुलकर है, कई लोग कहते हैं अरे देखना अभी ये पृथ्वी शॉ की तरह इसका भी दिमाग खराब होगा, जो स्टारडम है वो दिमाग पे चढ़ जाएगा और फिर ये डिरेल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? मेरे को बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि अगले 5-7 साल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से वो सितारा जो है वो पूरे विश्व पे छा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी फेम मिलना दिमाग खराब करता ही करता है, चाहे किसको भी मिल जाए। तो थोड़े बहुत वो उपाय करता रहे कि अपने आप को डीकंजस्ट करता रहे ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों से, तो निश्चित तौर से उसकी कुंडली बहुत सशक्त है। उसके अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाने का और उसके बिना पर फेम पाने का बहुत प्रचंड योग है। हम इसको महालक्ष्मी योग बोलते हैं जो उसकी कुंडली के अंदर है। तो मुझे लगता है कि ही इज़ गोइंग टू शाइन लाइक एनीथिंग। सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना एक अलग बात है, क्योंकि वो तो एक कंसिस्टेंट महारथी रहे हैं। ये जो है वो एक्सप्लोसिव है। 5-7 साल मुझे लगता है कि उनको कोई हिला नहीं सकता। अगले 5-7 साल बिल्कुल नहीं हिला सकता। और ये महालक्ष्मी योग में क्या होता है? महालक्ष्मी योग के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। एम्परर हो जाता है वो एक तरीके से, अपने फील्ड का एम्परर हो जाता है, राजा की तरह हो जाता है, बल्कि राजाधिराज हो जाता है वो। यानी कि उसके नीचे बहुत सारे राजा काम करते हैं, ऐसा योग होता है। हाँ, तो अभी तो लोग कह ही रहे हैं कि भाई 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी जो है वो राज ही कर रहा है, लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उसके पूरे जीवन में ये योग रहेगा या कुछ समय के लिए रहेगा? देखिए, योग तो कुंडली में बिल्कुल है। एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होता है। अच्छा। यानी कि कब एक्टिव हुआ और कब वो डीएक्टिव हो गया। तो हम एज ए ज्योतिष बताते हैं कि भाई इसको डीएक्टिवेट होने मत देना, यानी कि विनोद कामली मत हो जाना, राइट? आप पृथ्वी शॉ मत हो जाना। आप इसको डीएक्टिवेट कर दोगे तो तुरंत ही जो है वो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन आप परफॉर्मेंस कर नहीं पाओगे। तो नेवर गेट इट डीएक्टिवेटेड। और यहीं पर बात
वैभव सूर्यवंशी के अलावा सबकी भी है, जिसके पास ऐसे योग होते हैं, और यदि वो जागृत हो जाएं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, उस योगों को किसी तरीके से जागृत रखे तो जीवन जो है वो अच्छा रहता है। यदि कहीं पर उसने डीएक्टिवेट होने दिया उसको, तो फिर परेशानी आ मतलब उसको जाती है। डीएक्टिवेट होने से रोक सकते हैं आप? रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक ओके, सकते तो हैं। उसका उपाय क्या है? जैसे अच्छा, मैंने पहले उपाय पे आऊं उससे पहले, चूंकि एक तो वैभव सूर्यवंशी का आप कह रहे हैं कि उसका तो महालक्ष्मी योग है, जी जी, और वो राज ही नहीं करेगा, राजाओं पे राज करेगा, वैसी बिल- स्थिति होगी। बिल्कुल ऐसे ही एक व्यक्ति है समय रैना। जी। कंट्रोवर्सी बहुत होती है, भाषा को लेके लोग सवाल उठाते हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि भाई समय रैना की जो टाइमिंग है कॉमेडी की, वो अद्भुत है। वैसा अभी हाल के दिनों में कोई नहीं है। समय रैना का भी आपको लगता है ऐसा ही कुछ है? देखिए, मैंने उनकी कुंडली का बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितनी मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत बार नेट पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो अगले 2.5 वर्ष जो है उनका योग कांस्टेंट है, यानी कि डिप नहीं हो रहा उसके अंदर। तो ये शनि के गोचर पे आधारित होता है कि शनि की प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, कौन सी राशि में है, और वो राशि आपको किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है। तो उस समय रैना इज गोइंग टू एंजॉय हिज लाइफ लाइक एज इट इज फॉर द नेक्स्ट 2.5 years। इसके बाद उनके लिए कठिनाई का वक्त होगा। 2029 जैसे ही आएगा, वो उनकी पॉपुलैरिटी को डिप कर देगा, उनके इंडेक्स को नीचे लेके जाएगा। उससे पहले उनको मिलना चाहिए मुझसे। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि विनय जी, जब हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी की, फेम की, आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि हर चीज़ बहुत या तो जल्दी आ जाती है, तो लेकिन स्टे नहीं करती, चली जाती है। पॉपुलैरिटी भी वैसी ही हो गई है। क्या उसका भी कोई उपाय होता है कि आप, जैसे आप कह रहे हैं, महालक्ष्मी योग को आप रोक लें, या पॉपुलैरिटी आ जाए तो वो लंबी चले, इसके लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये उपाय जो होते हैं वो एक तो कुंडली विशेष होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये योग एक्टिवेट ही हो जाएं। बहुत बार योग एक्टिवेट ही नहीं होते, या फिर जीवन के ऐसे समय पर एक्टिवेट होते हैं कि उनका कोई महत्व नहीं होता। मान लीजिए किसी का महालक्ष्मी योग 80 साल की उम्र में एक्टिवेट हुआ, तो उसका करेगा क्या, वो उसका कोई लाभ ही नहीं है। तो जैसे किसी का एक्टिवेट हो जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेकोरम होता है, प्लैनेट वाइज डेकोरम होता है, जिसको हम अपने आचार व्यवहार बोलते हैं, जिसको व्यवहार बोलते हैं। यदि हम व्यवहार से अलग हो जाते हैं या अपने आचार को भंग कर देते हैं, तो ये योग डीएक्टिवेट होना आरंभ हो जाते हैं। तो अधिकांशतः होता क्या है कि ये योग जो है वो किससे किससे एक्टिवेट हुआ। मान लीजिए कि आपका शुक्र का राजयोग है, और वहां से वो एक्टिवेट हो गया। अब पैसा आपके पास आना शुरू हो गया, आपके पास शोहरत आनी शुरू हो गई। डीएक्टिवेशन शुक्र ही कराएगा, जो उसने जिसने एक्टिवेट कराया है। शुक्र का मतलब औरतें भी होता है, शुक्र का मतलब आपकी लेडीज फ्रेंड भी होता है, शुक्र का मतलब वहीं से नेगेटिविटी आना भी होता है। मान लीजिए कि आप थोड़े से व्यभिचारी हो गए, आपने थोड़ा सा जो है वो इसको ये समझ लिया कि ये तो साथ साथ आ रहा है। बहुत सारे जो राजगुरु बनते थे, धर्मगुरु बनते थे, वो इसी योग के डीएक्टिवेशन के कारण जेल के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये देखना नितांत आवश्यक होता है कि वो एक्टिवेट कौन सा हुआ है, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कर्मा करेक्शन क्या करना है, यानी कि कौन से कर्म को बदस्तूर जारी रखना है और किसको अपने अंदर आने नहीं देना है। यदि ये पता लग जाता है, तो वो योग कभी डीएक्टिवेट ही नहीं होता। मान लीजिए कि सूर्यवंशी की बात करता हूं, मंगल से उसका योग है। मंगल का मतलब यह है कि निरंतर प्रैक्टिस करना, ग्राउंड के ऊपर रहना और अपने आचरण को सही रखना। यानी कि आप मान लीजिए सुबह 5 बजे अपना दिन चालू करते हैं, 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद खेलते हैं, तो ये आपका ठीक है। लेकिन यदि आपने यहीं से हट गए, आप उस समय जब आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अपने शाम के प्रोग्राम बना रहे हैं, शाम को इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि 30 में से 20 दिन यही काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट होनी आरंभ हो जाती है। नेचुरल टैलेंट भी एक समय पानी भरना शुरू कर देता है, यानी कि वो भी एक्टिवेट के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यदि आप सही प्रकार से अपने जीवन का आचरण करना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो कभी भी डीएक्टिवेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी हैं, उन्होंने कभी भी अपना योग जो है वो डीएक्टिवेट होने नहीं दिया। आज भी वो एक्टिवेटेड है, यानी कि आज भी यदि वो ग्राउंड पे उतर जाएं, तो अपनी क्षमता के अनुसार अपने ग्रुप के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मतलब बेसिकली आप कहें कि डिसिप्लिन लाइफ में आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आप जो है वो उस योग को बचा कर रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और
जब हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि भाई ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। यदि ये कुछ कर लिया तो समझ लो कि यही आपको बाइट बैक करेगा, यही डस लेगा आपको आकर। कई बार आपको मैं सुनता हूँ, मन करता है मैं भी कुंडली देखना सीख ही लूँ। सिखा दीजिए आप एक बार। मैं सिखाता भी हूँ। अच्छा। तो उसके लिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि आपको क्या करना है, मैं आपको वो कोर्स भेज दूंगा, आप उसको पढ़ना आरंभ करिए। अच्छा। और उसके अंदर यदि आपको कोई परेशानी अनुभव होगी तो आप जो है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। ग्रेजुएट होना तो वो कैसे कर सकते हैं कोर्स? ऑनलाइन है वो? ऑनलाइन है। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो यू कैन बी अ ग्रेजुएट इन एस्ट्रोलॉजी, यू कैन बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, यू कैन बी अ मास्टर्स ऑल्सो। सबसे पहले तो मैं आपके स्किल्स देखूंगा कि आपके स्किल्स आखिर हैं क्या, और एक बार आपके स्किल्स पता लग जाए कि आप किस पायदान पे खड़े हुए हैं तो फिर उसके बाद जो है वो सीखना शुरू करवा देंगे। चलिए देखा जाए, थोड़ा जी। समय मिलेगा तो मैं भी ट्राई करूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि सर अभी जो जेंजी का आप कह रहे थे कि कुंडली अगर देश की देखें और जेंजी की देखें तो समय बहुत अच्छा ही लग रहा है आने वाले समय में। लेकिन जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जैसे एक है ममता बनर्जी, उनके साथ क्या क्या ही हो गया? मतलब सत्ता तो गई, अब लग रहा है पार्टी भी चली जाएगी क्या ममता बनर्जी की हाथ हाँ, से? पार्टी देखिए, टर्मोइल्स हैं, परेशानी है उनके लिए, और आने वाला समय यानी कि 2026 और 27 कठिन है। लेकिन वो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से बाहर जाने वाली नहीं है। शी विल स्टे। हो सकता है कि 10-20 लोग जो कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं उनकी पार्टी के अंदर, वो उनको टाटा बाय बाय कर दें, लेकिन शी विल बी देयर एंड विद फुल माइट एंड राइट शी विल बी फाइटिंग बैक। वो कितनी सक्सेस होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, ये तो वर्ष 2021 में पता लगेगा, 31 में पता लगेगा जब दोबारा वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो अभी नहीं जाएंगी, वो रहेंगी यहाँ पर। तो मतलब उनके पॉलिटिकल करियर का पैकअप नहीं हो रहा और टीएमसी उन्हीं के पास रहेगी? उन्हीं के पास रहेगी, और उनका अभी पॉलिटिकल जो करियर है वो पैकअप नहीं हो रहा। बीच में द्वंद्व चलता रहेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ चलेगा। 2027 तक उनके जो सितारे हैं वो थोड़े से गंभीर हैं, फिर थोड़े से मेलोडाउन हो जाएंगे। तो टीएमसी का शिवसेना वाला हाल नहीं होगा, जैसे शिवसेना बढ़ हाँ, गई? इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना शिवसेना का हुआ था, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत उनको उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो देख के लग रहा है कि बिल्कुल ही उनके हाथ से मामला निकल रहा है, लेकिन संभाल लेंगी कुछ समय के बाद। तो ये जो इंडी अलायंस है, इसका भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये लोग भी जब हारते हैं तो ये जुटते हैं और उसके बाद फिर दाहिने बाएं भाग जाते हैं जब इलेक्शन होना शुरू होता है। इतने सारे राजा हैं और वो किसी को भी राजा मानने को तैयार नहीं है। कुछ समय कुछ के लिए खड़ा हो जाता है तो कुछ समय के बाद दूसरा खड़ा हो जाता है, और ये जो है वो भारतीय पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब उनको भी थोड़ा सा स्ट्रांग या मजबूत होना चाहिए। इनमें से किसी का महालक्ष्मी योग एक्टिव नहीं है जो राजाओं पे राज कर ले और सबको एकजुट कर दे? ये इनके पास मजे की बात यह है कि हर एक की मैंने कुंडली देखी हुई है और सबके पास प्रचंड महालक्ष्मी योग है। यानी कि अगर हम इनके अपने इनके हम वेल्थ को नापना शुरू करें तो कोई भी कम नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो एक डेकोरम होता है, जो एक डिसिप्लिन होता है, वहां से ये अलग हो गए, या फिर उस प्रकार से अपने जीवन का यापन नहीं किया इन्होंने, और इस कारण से इनका ये हश्र हुआ। अगर ये थोड़ा सा भी उस महालक्ष्मी योग कैसे भंग हो रहा है या कैसे डीएक्टिवेट हो रहा है उसको समझ पाते तो निश्चित तौर से काफी अच्छा कर पाते। यानी योग तो था, लेकिन फिर चूंकि मामला रास्ता भटक गए तो इसलिए योग जो है वो साथ नहीं दे रहा है। और वो फिर से रीएक्टिवेट भी हो जाता है। रीएक्टिवेट भी हो सकता है, बिल्कुल रीएक्टिवेट हो सकता है। यदि योग है तो खत्म थोड़ा ना होगा, वो तो कुंडली के अंदर है। बस ये है कि किसी परत के नीचे छुप गया, किसी दशाओं से वो भंग हो गया, या किसी ऐसे ग्रह से वो नीचे दबा हुआ है कि उसमें कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उसको रीएक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे वो हम दिवाली की जब कथा पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि लक्ष्मी जी एक व्यापारी था, बहुत धनवन कमा लिया, लेकिन व्यभिचारी हो गया तो उसको छोड़ के जाने वाली थी, और फिर उन्होंने कहा कि भाई आज रात तक तुमको जो करना कर लो, मैं कल सुबह चली जाऊंगी, और उसने दान धर्म किया और फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मुझे जाने की जरूरत। और यही उपाय होते हैं कि आपके पास से वो योग डीएक्टिवेटेड है, कैसे एक्टिवेट करना है इसको समझना है।
जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जिन्होंने अच्छा किया होता है जीवन के अंदर, या कभी अच्छा किया होता है लेकिन खराब हो गया उनका किसी कारण से, उनकी कुंडली के अंदर वो योग है लेकिन किसी कारणवश से डीएक्टिवेटेड है। और यदि उनको ये ट्रिक समझ में आ जाए कि मुझे उसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो योग तो है, एक्टिवेट ही तो करना है। थोड़ी सी दशाओं का इंतजार, थोड़ा सा गोचर का इंतजार, और देखिए फिर से वो ट्रैक पे आ जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की कुंडली में महालक्ष्मी योग है? देखिए, उनकी कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग नहीं है। उनकी कुंडली के अंदर महाराजाधिराज योग है। ये क्या होता है? वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर आपको पदवी हमेशा मिली रहती है, और पदवी जो है वो आप 4th हाउस से जुड़ी हुई पदवी होती है, तो आप उसको जन साधारण के अंदर यूज करते हैं अच्छी तरीके से, और वहां से आपको मान सम्मान भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, और आप वही दो लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो ये योग उनकी कुंडली के अंदर है। इसको हम एम्परर योग भी बोल सकते हैं कि आप की कुंडली में एम्परर योग है कि नहीं। अब एम्परर होगा तो उसके पास पैसे होंगे, चाहे वो अपने हो और वो चाहे राजकोष हो, पैसे तो उसके पास रहेंगे। और जो व्यक्ति राजधर्म का निर्वाह करेगा, वो अगर उसके पास राजकोष में पैसे पड़े हैं तो वो प्रजा के लिए ही खर्च करेगा। तो वो योग को रखने का एक सतत उपाय है कि कैसे उस योग को हमेशा बरकरार रख के रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो इस प्रकार से अपने अपने योग को जो है बचा के रखे हुए हैं। तो ये जो एम्परर योग है नरेंद्र मोदी का, क्या ये उन्हें जब तक वो हैं तब तक कुर्सी पर बैठा के रखेगा? ये कुंडली में उनकी जब से वो पैदा हुए हैं तब से है, और जब तक वो इस धरा पे रहेंगे तब तक रहेगा। बस जैसे मैंने बताया कि एक्टिवेशन और डीएक्टिव, अभी वो एक्टिवेटेड चल रहा है। और एक पिछले प्रोग्राम से मैंने आपको बताया था कि 2029 के अंदर भी उनकी सीट के ऊपर कोई आंच नहीं आ रही। तो वास्तव में जो है वो 29 के अंदर कोई उनकी कुर्सी पे इस कारण से आंच नहीं आ रही। तो बाकी लोग कितना भी अपना योग एक्टिव कर लें, इनका योग उस पर भारी पड़ेगा। इनका योग भारी पड़ेगा, लेकिन बात ये नहीं होती कि आप बिल्कुल ही नेपथ्य में चले जाएं, बिल्कुल ही बैकग्राउंड में चले जाएं। आप अगर 29 में नहीं आ रहे तो हो सकता है 34 में आए, 34 में ना आए तो आप हो सकता है 39 में आए। तो अपने आप को एक्टिवेट तो करके रखना पड़ेगा ना। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इंडी या जो भी अलायंसेस हैं, या कोई भी जो सेकंड फ्रंट या थर्ड फ्रंट बनता है, अपने आप को सही प्रकार से एक्टिवेट करना शुरू करें, तो कभी ना कभी तो उनका नंबर आएगा, या फिर वो कोई ऐसा काम करेंगे जो कि प्रजा के लिए तर्कसंगत होगा या पॉजिटिव होगा। तो विपक्ष की दो समस्या है, एक तो वो अपना रास्ता भटके हुए हैं, और दूसरा नरेंद्र मोदी की कुंडली में एम्परर योग बैठा है। तो बेचारे वो क्या जो ही है करें। काफी प्रचंड है उनकी कुंडली में, ये बात तो है। उनके लिए परेशानी का विषय यही है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति हैं, अखिलेश यादव। अगला जो चैलेंज है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। वहाँ योगी जी की कुंडली और अखिलेश जी की कुंडली आप कंपेयर करें, क्या दिखता है आपको? देखिए, दोनों की कुंडली जो है वो मैंने देखी है, और अखिलेश जी की कुंडली खराब नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि ही हैज़ गॉट अ वेरी नाइस हॉरोस्कोप। उनकी कुंडली के अंदर जो राहु केतु का एक्सेस है, अब ये थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल हो रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव भाव के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि एंटी पॉपुलरिटी भाव के अंदर वो बैठ गया है। राहु केतु का उनको ट्रीटमेंट करना है, और यही राहु केतु जो उनकी कुंडली के अंदर एक नेगेटिव एक्सेस के ऊपर बैठा हुआ है, यही जो है वो योगी जी की कुंडली के अंदर काफ़ी पॉजिटिव होकर बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी उनकी यहाँ पर डिफेमेशन होगी या उनको परेशानी होगी, उतना ही कई गुना जो है वो पॉजिटिविटी मिलने वाली है योगी जी को। और राहु और केतु जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन को या तो तेज कर देंगे या फिर उसको रिटार्ड कर देंगे। तो वो उनके कैटलिस्ट बन के उनके रिएक्शन को रिटार्ड कर देता है, और उनके रिएक्शन को जो है वो अपग्रेड कर देता है। इसके पीछे इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा जो है वो दिखाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैंने ये कर दिया, यानी कि अच्छा बल्क और अपना दिखाएंगे दमखम, लेकिन बनेंगे योगी जी। मतलब 2027 में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल। वो बदलने वाला नहीं है। वो बदलने वाले नहीं है। तो यानी कि जो स्थिति दिख रही है, फिर तो बीजेपी का जो विजय रथ है वो रुकता तो दिख नहीं रहा। नहीं रुक रहा, वो नहीं रुक रहा। तो ये बीजेपी की जो अपनी कुंडली है उसमें भी ये है कि ये अभी ऊपर ही चढ़ेंगे? बीजेपी की ना इस समय दो कुंडलियां
जो हैं वो पॉपुलेटेड हैं कि जब वो पार्टी फॉर्म हुई और जब उसके अंदर एक व्यक्ति जुड़े आकर वो 2 कुंडलियाँ जो है मार्केट में चलती हैं। मार्केट से मतलब ये है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास 2 कुंडलियाँ होती हैं। दोनों कुंडली जो हैं वो बीजेपी के विजय रथ को अच्छी तरीके से लेके जाती हैं। एक कुंडली के अंदर 2034 के अंदर ब्रेक लगते हुए नजर आते हैं, लेकिन 2029 में दोनों कुंडलियां बहुत अच्छी तरीके से उनके विजय को दर्शाती हैं कि होगी। मतलब 29 तो क्लियर है, 34 में 34 में एक कुंडली कहता हूं कि वो हल्की है, तब तक ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि होता यह है कि एक विधा होती है, उसको हम बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी कि आपकी कुंडली का रेक्टिफिकेशन। बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपनी कुंडली के अपने टाइम के बारे में पता नहीं होता कि टाइम क्या है। तो हम क्या करते हैं कि उनके जो जीवन चला होता है उसके सारे के सारे लेते हैं कि इंस्टांसेस, कब पिता बने और कब एजुकेशन की, कब बाहर गए, कब ये किया, कब मेजर ब्रेक थ्रू कौन से हुए, उसके आधार पे हम बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कर देते हैं, यानी कि ठीक कर देते हैं। तो मेरे पास बीजेपी की काफ़ी सारी जो चीज़ें मौजूद हैं, अगले 5 साल के अंदर और मिल जाएगी 34 तक। उससे पहुँचते-पहुँचते हमको ये पता लग जाएगा कि इनकी कुंडली वास्तव वाली कौन-सी वाली है या किसको हमको करना चाहिए कंसिडरेशन। तो वो जैसे ही पता लगेगा तो 2034 तक का भी जो है आगे का आंकड़ा क्लियर हो जाएगा क्या होने तो वाला ये है। बताइए, लेकिन इस सब का एक सार तो ये है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की कुंडली एकदम बैठी हुई है अभी। बैठी हुई है, बिल्कुल बैठी हुई है, वो नहीं उठ रही है। क्यों? मतलब दोनों में से ज्यादा खराब कौन है, कांग्रेस की कुंडली या राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस की कुंडली खराब नहीं है। राहुल गांधी खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली हल्की है, और एक होता है कि उस कुंडली का नायक कौन है। नायक जो कांग्रेस की कुंडली है उसके नायक की कुंडली का या फिर 9th हाउस का जो हाल है वो खराब है। और अगर राहुल गांधी ना होते कोई और होता तो यहां से पता लगता कि कांग्रेस की दशा ठीक नहीं है, नायक की दशा ठीक नहीं है, लेकिन इनकी दशा ठीक है। मान लो राहुल गांधी नहीं होते कोई और होता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती। अभी क्या प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की भी कुंडली हल्की है और जो कांग्रेस है उनके नायक की भी कुंडली हल्की है। इस कारण से जो है वो डबल जीरो हो गया मामला, यानी कि कुछ उठ नहीं रहा है। तो या तो कांग्रेस कुछ उपाय ये करे कि राहुल गांधी को परिवर्तित करे या चेंज करने की कोशिश करे। वहां पर भी 9th हाउस जो कांग्रेस की कुंडली का है वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि उसके अंदर तो बल है नहीं। यदि वहां से कोई ऐसे बलिष्ठ आदमी को लेकर आते हैं जो कि राहुल गांधी या फिर जो गांधी परंपरा है उसको जो है रिप्लेस कर पाए तो शायद कुछ कांग्रेस का बन आपने पाए। कोई कांग्रेसी ऐसा देखा है किसी की कुंडली जो आपको लगे कि इस 9th हाउस को थोड़ा सा पुश मार सकता है? जितने मेरे पास लोग अवेलेबल हैं जो कांग्रेस में मुझे नजर आते हैं, उनमें ऐसा कोई खास व्यक्ति मुझे मिला नहीं जो कि कांग्रेस की कुंडली को थोड़ा सा उठा पाए। जो छोड़ छोड़ के चले गए उनमें से कोई था? उनमें से तो उनमें से भी कोई नहीं था जो कि उसको जो है वो ठीक कर पाए। वो लोगों को तो अपना फ्यूचर नज़र आ ही रहा था कि हमारा कांग्रेस में बनने क्या वाला है, तो इसलिए वो जो छोड़ छोड़ के वहाँ से चले गए। लेकिन अभी इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। तो फिर होगा कैसे? फिर वो व्यक्ति ही और नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कांग्रेस की कुंडली के अंदर एक पॉजिटिविटी ये नज़र आती है कि जैसे ही जो शनि है वो मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वो जून जुलाई सन 2027 के अंदर प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर उनका 9th हाउस थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो शनि की उसके ऊपर जो अविरल दृष्टि पड़ रही थी नेगेटिव, वहाँ से वो हट जाएगी। तो ऐसा संभव है कि 1-1.25 साल के बाद कोई सद्बुद्धि आ जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए कि जो नायक हैं वो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हो जाएं या अच्छा हो जाए। तो ऐसा संभव है, लेकिन अभी उसके अंदर भी 1-1.25 साल है। लेकिन आपको लगता है राहुल गांधी की कुंडली में दिख रहा है कि वो रहेंगे पॉलिटिक्स में ही, या वो छोड़ भी सकते हैं पॉलिटिक्स? देखिए, अब वो ओवर कमिटेड हो चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ के कोई कहीं पर कोई काम करना शुरू कर दे, हम जैसा ऐसा भी नहीं कर सकते वो। तो काम तो यही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उनको चाहे पुरस्कार मिले, चाहे उनको कुछ तिरस्कार मिले, करना यही पड़ेगा। लेकिन वो रहेंगे। रहेंगे। राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक वो 9th हाउस एक्टिवेट हो पाएगा या नहीं? उनका हटना जरूरी है क्या कांग्रेस के लिए? उनका हटना या उनका रिप्लेसमेंट या उनके पूरे मानसिक रूप से चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और
बीच बीच में जब ऐसी पार्टीज आती हैं, जैसे अभी आप कॉकरोच की बात कर रहे थे कि जो कॉकरोच पार्टी बना दी, या फिर कोई और जागृत होने की कोशिश करता है, तो उनके पास ले दे के बस ये बचता है कि हम कांग्रेस का दामन थामें और वहाँ से हमको थोड़ा सा एलिवेशन मिल जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि कांग्रेस की अपनी कुंडली इतनी हल्की है कि वो जिसका भी हाथ या दामन थामने की चेष्टा करता है वो उसको और लेके बैठ जाता है। तो यहाँ से इस मंच से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको खुद उठना है, अपनी पार्टी को बढ़ाना है, तो कांग्रेस का दामन आप ना छांटिएगा या ना तलाशने की कोशिश कीजिएगा, वरना दिक्कत आपको आएगी ही आएगी। मतलब खुद चढ़ना है तो पहले कांग्रेस को छोड़िए। कांग्रेस को छोड़िए, या कांग्रेस के साथ उस प्रकार का समीकरण मत बिठाइए जिस प्रकार से आप बिठाना चाहते हैं कि आपको लगता हो कि वहां से आपको एलिवेशन मिल जाएगा। वहां से जैसे वो कहते हैं ना कि एक है कि जिसको छू देता है सोना कर देता है, कांग्रेस जिसको छू देगी उसको कूड़ा कर देगी वाला हिसाब है। मतलब उनका योग ऐसा चल रहा है, वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन क्या प्रियंका वाड्रा का कुछ की कुंडली आपने देखी है? वो उससे राहुल गांधी से बेटर है? वो अगर नेतृत्व लें अपने हाथ में तो कुछ हो सकता है? देखिए, वो समय मेरे ख्याल से जा चुका है। अच्छा, चला गया समय जा चुका है। ये जो समय था उनका, जब हम अध्ययन करते हैं, बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये कब कब योग कुंडली के अंदर एक्टिवेट हुए। तो 2013 से लेके 2015 के बीच में काफ़ी अच्छा टाइम था प्रियंका के लिए, जिसके अंदर यदि वो पॉलिटिक्स के अंदर खुद आती या उनकी माँ उनको प्रमोट करती, या फिर उनको कांग्रेस सही प्रकार से प्रमोट करती, तो काफ़ी अच्छा समय रहता प्रियंका के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इस समय जब 9th हाउस उनका बिल्कुल टार्निश्ड है, परेशानी के अंदर है, तब भी प्रियंका जो है उसको थोड़ा सा गति दे सकती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि प्रियंका का जो योग है वो इतना ज़्यादा दब चुका है या नेगेटिविटी हो चुकी है उसके अंदर कि उसको दोबारा रीएक्टिवेट करना बहुत क्लिष्ट काम है। वो इतनी आसानी से हो नहीं सकता। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस चाहिए। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है सेल्फ, पंचम का मतलब होता है अर्धभाग्य और 9th का मतलब होता है पूर्ण भाग्य। जब तक ये जो है चेंज नहीं करेंगे, तब तक जो है प्रियंका आएंगी नहीं, और ये चेंज करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। विपक्ष में किसी पार्टी की कुंडली आपको दिखती है जो आपको लगे कि ये बीजेपी को टक्कर दे सकती है, स्ट्रांग दिखती है आपको, या किसी नेता की? देखिए, अब मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बीजेपी के बारे में बोलूं तो लगेगा कि ये मैं उनको बहुत वो कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी से तुलना की जाती है कि अगर हम देखते हैं माइट एंड राइट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनकी कुंडली बहुत सशक्त हो जाती है, बीजेपी की बहुत मजबूत हो जाती है। अब उसके सामने जो कोई भी पार्टी आती है, वो बहुत छोटे छोटे जो हैं वो पहलवान आते हैं। वो पहलवान 2-4-5 घुस्से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन घूंसों से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो मुझे अभी ऐसी कोई पार्टी नजर नहीं आती जो मतलब मेरे जब पास, तक मोदी हैं तब तक बीजेपी को छूना इम्पॉसिबल है। 2034 तक तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद कुछ लोग उसके बाद जो है, जैसे मैंने बताया कि अभी हम 3 साल 5 साल का अध्ययन और करेंगे, और जो डेटा आता रहेगा तो उससे जो है बीजेपी की कुंडली का बर्थ टाइम सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो फिर देखेंगे क्या लेकिन होता ये है, जो अभी दौर चल रहा है युद्ध वाला, इसमें कई लोगों का कहना है कि बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। देश के लिए आपको कोई आर्थिक संकट आता दिख रहा है क्या? ये दौर कैसा रहेगा? देखिए, देश के लिए संकट है, लेकिन संकट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात हो। वो सारा का सारा मैनेजेबल है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक ग्रह है, बहुत हल्का ग्रह है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल को हम मेलेफिक बोलते हैं। अगर मंगल जो है वो एक नेगेटिव दृष्टि डाल रहा है किसी बात के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि हाँ, हल्का है, लेकिन वो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो भारत के ऊपर मंगल की नेगेटिव दृष्टि है, 4-5 महीने की बात होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी नेगेटिव बात है कि सबको परेशान होना चाहिए या दिक्कत होनी चाहिए।
यदि हमारे आला कमान कहते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो जहाँ तक संभव हो वो कर लो, जो नहीं कर सकते भाई वो मत करो। लेकिन ये वक्त, जो मुश्किल वक्त है, ये बहुत लंबा नहीं है, आप कह रहे हैं। ना तो लंबा है और ना ही ज़्यादा परेशान होने की इसमें जनसाधारण को ज़रूरत है इसके तो अंदर। एक तो हमारा, आप कह रहे हैं कि वक्त भी ठीक है, लेकिन ये युद्ध कब रुकेगा बॉस? आपने पिछली बार प्रेडिक्ट किया था कि ट्रम्प जो है वो मार्केट हिलाते रहेंगे, लेकिन ये तो पूरा पलट दिया इन्होंने मार्केट। देखिए, ट्रम्प का जो जो तरीका है वो किसी और प्रेसिडेंट की तरह ही है, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा बोलने वाले हैं, मुखर हैं, वाचाल हैं। वो लोग जो कि पीछे रहते थे, बोलते नहीं थे, ट्रम्प सब बातें बता देते हैं, या तुरंत ही उनको कोई कहता है कि ऐसी ऐसी बात, तो वो तुरंत बाहर निकल के अपना वो कर देते हैं। तो ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं वो अमेरिका की पहले से भी नीति रही है और आज तक भी वैसी नीति है, आने वाले समय की भी नीति है। जैसे अभी वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वैसे ही ये युद्ध चलता रहेगा। अच्छा। और इसके अंदर कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन सब अपने अपने वाया मीडिया ढूंढ लेंगे धीरे धीरे। जैसे भारत ने कुछ ढूंढा है, कुछ रह गया है। वहाँ पर डैमेज इतना हो गया है कि अगर आपने वाया मीडिया ढूंढ भी लिया, तब भी ठीक ठीक होते हुए 3-4 साल अपने आप लगते हैं। तो ये संकट जो है, चाहे उसको आर्थिक मानिए, चाहे आप उसको पेट्रोलियम का या गैस का मानिए, ये रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा। लेकिन आप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं कह सकते कि ये एक डील हो जाएगी, युद्ध रुक जाएगा, थोड़ा बहुत चलता नहीं रहेगा। नहीं, कोई डील नहीं होने वाली है। ऐसी कोई डील नहीं होने वाली है। हमको अपनी डील खुद करनी है। अपनी डील चाहे वो यूएस से करें, चाहे वो ईरान से करें, डील अपनी करके अपने लिए लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ढूंढनी है कि कहाँ से हमारा काम जो है वो सिद्ध हो जाता है। नहीं, मतलब लेकिन ईरान और अमेरिका की डील नहीं होगी, अभी कोई डील नहीं हो रही है। अभी नहीं होगी। तो लेकिन ये बड़ा संकट है, ये डील की उम्मीद में सब बैठे हुए हैं। मार्केट, शेयर बाजार में बहुतों का बहुत पैसा डूब गया है। शेयर मार्केट का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखिए, शेयर मार्केट तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं साल भर में, तो जिस प्रकार से चलती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी दाएं होती है, बाएं होती है, वैसे ही चलता रहेगा। अमेरिका में छींक आएगी तो हम लोग थोड़े से नीचे हो जाएंगे। अमेरिका जिस दिन खुश हो जाता है उस दिन हम लोग भी थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। वैसे ही चलता रहेगा। अब इसके अंदर योग देखना बहुत ज़रूरी होता है। लोग जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट देखते हैं, रोज के हिसाब से उनका ऊपर नीचे होता है, भाई उनको तो अपनी कुंडली दिखानी चाहिए कि वास्तव में जो है वो ये कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो हमारी इकोनॉमी भी इंटैक्ट है, शेयर मार्केट भी ठीक चलने वाला है। आप तो अच्छी अच्छी खबर बता रहे हैं। लेकिन एक और व्यक्ति रह गए पॉलिटिकली, जब मैं बात कर रहा था, अरविंद केजरीवाल। उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है पंजाब। जी जी। वहां आपको क्या दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए? अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम बीजेपी के लिए आते हैं कि बीजेपी के लिए क्या दिखता है हमको अगले इलेक्शंस के अंदर। तो बीजेपी के लिए भी कोई बहुत अच्छा जो है वो समय होने वाला नहीं है। वहाँ पर उनको वास्तव में थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा पंजाब के अंदर आप आए या ना आए, बीजेपी का आना फिर भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो वो एक ऐसा राज्य है नॉर्थ का उनका, जिसको कॉन्कर करना मोदी जी या फिर जो आला कमान है बीजेपी के, उनके लिए चैलेंज इस बार रहने वाला है। तो दे शुड बी वेरी कॉशियस, दे शुड बी वेरी मेथोडिकल, दे शुड हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स टू कॉन्टैक्ट आप भी नहीं आ रही है। अब आपको जो आपने पूछा, आप भी नहीं आ रही है। आप पंजाब नहीं जीतेगी। पंजाब नहीं जीतेगी, लेकिन बीजेपी भी नहीं जीत रही है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर बोथ। तो आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए क्या करना है, और बीजेपी को तो वास्तव में देखना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं आ रही तो उनको ये खुशी हो सकती है कि चलो हम अब निकल लेकिन सकते वहाँ हैं। अकाली दल है, कांग्रेस है, बहुत तो है। किसी के साथ उनको अपना टाई अप अच्छी तरह से करना पड़ेगा और बिल्कुल मेथोडिकल तरीके से वहां पर जाना पड़ेगा, तब जाकर उनको वहां पर पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत लोगों को लगता है बीजेपी और अकाली दल फिर से साथ आए तो शायद कुछ हो सकता है पंजाब में। बीजेपी अकेले तो अभी तक फोर्स नहीं बन पाई। नहीं, वो फोर्स बन भी नहीं पाएगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा उपाय कर लें केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, तो क्या वो पंजाब बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। नहीं बचा, फिर भी नहीं बचेगा। फिर भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो फिर केजरीवाल का भविष्य क्या है? केजरीवाल जी का भविष्य बस ऐसे छोटा मोटा इधर उधर टर्न ट्विस्ट लेता रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि केजरीवाल जी का भविष्य पंजाब से है, तो पंजाब से उस बार उनको बिल्कुल ब्लैंक चिट मिलने वाली है।
तो वो तो एक पर उनके दिल्ली लिए चला ही गया, पंजाब दिल्ली चला ही पर जाएगा, फिर बचेगा, पार्टी तो खत्म तो हो जाएगी। पार्टी उनकी ऑलरेडी जो है वो बहुत और बड़ी दिल्ली में शैम्बल्स में है। उनके वापसी के कोई चांस हैं? बहुत कम है। बहुत कम। बहुत कम से मेरा मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली बहुत कम का मतलब 20% से कम चांसेस हो जाते हैं, तो वो बहुत कम बोला जाता है। यानी कि उपाय करने के बाद भी 10-20% ही चांसेस बनते हैं उनको करने के बाद। तो उनको अपने पॉलिटिकल कैरियर को पॉलिटिकली रिविजिट करना पड़ेगा कि कैसे उनको अपने आप को रिवाइव करना है, अन्यथा उनके लिए परेशानी का विषय है। अच्छा, अभी आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी तो जीत रहे हैं 2027 में, लेकिन योगी जी के साथ एक चीज़ ये भी है कि कई लोग ये कहते हैं कि क्या वो सीएम ही रहेंगे या वो सेंटर में भी आएंगे। योगी जी की कुंडली क्या कहती है, सेंटर आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, एक योग होता है हॉरोस्कोप के अंदर, और वो कम कुंडलियों के अंदर होता है। और मतलब जैसे एक ऐसा अमोघ अस्त्र होता है जो कि सबको संहार कर देता है, वो योग उनकी कुंडली के अंदर है। तो मुझे उसका जो विश्लेषण है वो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से वो लगातार पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो आगे भी लगातार पॉलिटिक्स में रहेंगे विद सम पोस्ट। और विद सम पोस्ट से मेरा मतलब ये है कि जब तक वो सीएम है तब तक वो सीएम रहेंगे, और उसके बाद वो इसके बाद पीएम भी बन सकते हैं। बन सकते हैं बिल्कुल। तो आप योगी जी और अमित शाह की कुंडली देखते हैं, तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कुंडली किसकी है? योगी जी की। योगी जी की। जी, अमित शाह का योग बहुत हल्का है। वो बेसिकली किंग मेकर की कुंडली ज़्यादा है बनाम किंग बनने की कुंडली से। तो अमित शाह जी के पास वो वाले जो कौशल हैं वो हॉरोस्कोप के हिसाब से नहीं है कि वो खुद अपने आप को एज अ पीएम पोर्ट्रे कर सकें और जीत सकें। बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणियां कर रहे हैं आप। हालांकि वक्त आएगा तो पता चलेगा ही, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लोग उम्मीद करेंगे कि वो भी सही हो। लेकिन अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है। पर मुझे ये बताइए, इतना हमने पॉलिटिकल बात कर ली, सब कर लिया, थोड़ा लोगों के भी बारे में बात करें। आजकल क्या है कि नेताओं के हिसाब से लोगों के अपने रिश्ते खराब हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े हो जाते हैं। तो लोग जो है वो अपने रिश्तों को लेकर क्या कर सकते हैं कि वो थोड़े बेहतर चलें लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में? उसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं? देखिए, उपाय तो सारे के सारे हॉरोस्कोप सेंट्रिक ही होते हैं, जेनरिक उपाय करने का फायदा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई कष्ट आ रहा है और आप किसी के पास जा नहीं पा रहे या किसी से पूछ नहीं पा रहे, तो बजरंगी जी की यानी कि हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है आपके सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आपको सद्बुद्धि देते हैं कि हाउ टू टैकल विद द सिचुएशन। अगर कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है तो उसके अंदर से निकलने का तरीका वो सुझाते हैं। और आप कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ये एक बहुत सिंपल सा उपाय है जो कि हर कोई कर सकता है, और वहाँ से बहुत सारे कष्टों से हमको उसका उपाय मिल जाता है कि कैसे हमको वहाँ से निकलना है। लेकिन यदि कोई वास्तव में बहुत बड़ा संकट है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या बिजनेस को लेके हो, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए। एक अच्छा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि वो ये वास्तव में क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या हम रीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्या हमको डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेशन कभी अच्छे ग्रहों का नहीं होता, कभी कभी खराब ग्रह होते हैं, उनका भी डीएक्टिवेशन होता है कि कौन-कौन से हमको ग्रहों को डीएक्टिवेट करना चाहिए और कौन सो को रीएक्टिवेट करना चाहिए, और इसके पीछे क्या-क्या तरीके हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे बिज़नेसमैन होते हैं, कभी-कभी वो एक्सपेंशन के ऐसे मद में आ जाते हैं कि कुछ भी एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। पैसों के लिए न जाने कहाँ-कहाँ से लोन उठा लेते हैं, बैंक भी उन पे मेहरबान होते हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, और फिर वो फँस जाते हैं या वो परेशानी के अंदर आ जाते हैं। न जाने कितने नोएडा के बिल्डर्स हैं जो कि ऐसी परेशानी के अंदर फँस गए अगर कि कुछ भी बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है वो सब के सब जो है वो दिवालिया हो गए। तो कम से कम एक बार आपको भगवान ने इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, आपको पैसा दिया है, आपको लोगों का विश्वास दिया है, तो कम से कम इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने जो आमाल हैं, जिसको हम बोलते हैं आचरण हैं, वो अच्छे रखने चाहिए ताकि वो लोगों का जो विश्वास है वो ना टूटे। उसके लिए अपनी कुंडली दिखाएँ और सही प्रकार से उपाय करें, समझें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना जैसे चाहिए। इसका, लेकिन कुंडली में अगर आपने उपाय किए तो उसका कितना प्रतिशत आपको लगता है कि इम्पैक्ट दिखता है? कुंडली का जैसे कोई उपाय उदाहरण से भी बताएं कि ऐसा कुछ हुआ आपने। देखिए, मैं बताता हूँ कि उदाहरण से क्या होता है कि बहुत बार
आपको ये बताया जाता है कि इसकी पूजा कर लीजिए, या बताया जाइए कि इसकी पूजा कर लीजिए। उस पूजा से जो मतलब होता है, उससे पहले बताया जाता है कि आप कर्मा करेक्शन किया जाता है, कि आप जो हैं वो इस प्रकार से अपने कर्मों को करेक्ट कर लीजिए, या इस प्रकार से अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कीजिए। एक बहुत अच्छे जो हैं वो फ़िल्मी हीरो हैं, और उनका करियर जो है वो ऑलमोस्ट लग चुका था बिल्कुल धरा पे, और मेरे से उनका इत्तेफ़ाक हुआ एक बार, और लोग जो परेशानी के अंदर आते हैं फिर वो कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं, और मुझको उन्होंने ऐसे नहीं अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे पूजा पाठ ये वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझको वो वाला जो जो पॉजिटिविटी आती है वो नहीं मिल रही है, और मेरा करियर जो है वो 10-15 साल से जो है बिल्कुल शून्य पे चल रहा है। काफ़ी अच्छे अभिनेता हैं, उनकी अच्छे फैमिली से भी बिलॉन्ग करते हैं, अभिनेताओं की फैमिली से, नाम नहीं बताऊँगा मैं उनको। तो मैंने उनकी कुंडली को एक बार देखा, और मैंने कहा कि देखिए, आप का जो जो ग्रह जो आपको पॉपुलैरिटी दे रहे थे, वो कुंडली के अंदर मौजूद हैं अभी भी, यानी कि वो नेपथ्य में चले गए, यानी कि बैकग्राउंड में चले गए, लेकिन दे कैन बी रीएक्टिवेटेड। थोड़ा-सा जो है वो आप अपने आचरण को अच्छा करना शुरू कीजिए, थोड़ा-सा धार्मिक होना शुरू कीजिए, और ये पोर्ट्रे मत होने दीजिए कि आप अब जो हैं वो बहुत कैजुअल लेना शुरू कर दिया है लाइफ को। यहाँ कहाँ कहीं भी आप गिरे मिलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ ये ज़्यादा हो गया, और थोड़ा-सा ये क्या आपने थुल-थुल कर रखा है अपने आप को, थोड़ा-सा फिट करिए। थोड़ा-सा थुल-थुल का मतलब होता है कि मंगल को बलिष्ठ कीजिए, सुबह दौड़िए, भागिए, ये कीजिए, वो कीजिए, एंड ट्राई टू प्रूव दैट यू आर द सेम सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट यू वर से 15 ईयर्स बिफोर। तो उनको मैंने कुछ पूजाएँ, अर्चनाएँ बताई, और वो पूजा अर्चना होता है कि आपको एक एक रिजीम के अंदर ढालना, कि आप ये काम करना शुरू कर दीजिए। सुबह ये कीजिए, तो आपको पता है कि 5 से 7 ये नहीं करूँगा। शाम को ये काम कि जितनी उनकी यहाँ पर डिफेमेशन होगी या उनको परेशानी होगी, उतना ही कई गुना जो है वो पॉज़िटिविटी मिलने वाली है योगी जी को। और राहु और केतु जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन को या तो तेज कर देंगे या फिर उसको रिटार्ड कर देंगे। तो वो उनके कैटलिस्ट बन के उनके रिएक्शन को रिटार्ड कर देता है, और उनके रिएक्शन को जो है वो अपग्रेड कर देता है। इसके पीछे इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ ये हो जाए तो मैं वास्तव में जो मेरा पहले ग्लोरी था उससे भी अच्छा प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो ग्लोरी उनकी पहले भी नहीं थी, उससे ज़्यादा उनकी हो गई। उनकी हाल की फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई है। अब सब लोग सोच रहे होंगे कौन है वो एक्टर जिसके बारे में आप बता रहे हैं। देखिए, हमारा पहला काम यही होता है कि हम सबके नामों को गुप्त हाँ, रखें, नहीं, गोपनीय सही बात रखें। है। मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, तो मैं एक्चुअल केस स्टडीज़ लिखता हूँ, लेकिन किसी का नाम मैं रिवील नहीं करता, और उनसे मैंने जो बात करी, जो उन्होंने मुझसे बात करी, और फिर उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये लिखने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो भी देखें उसको पढ़ें, उससे प्रेरणा लें। तो नाम में क्या रखा है? सही बात है। और आपने जैसे कहा कि भाई अगर आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाते हैं, शराब, गांजा-वांजा तो वैसे ही नहीं फूकना चाहिए, तो वो सब अपने आप छूट जाता है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पूजा पाठ का कितना असर होता है, और उसमें कोई उपाय है जो आपको लगता है हर किसी को करना ही चाहिए अगर आप संकट में हैं? एक तो बजरंग बली हैं ही संकट से निकालने वाले। नहीं, पूजा पाठ का उपाय वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम चरित्र को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम चित्र के पास जाते हैं, भगवान के चित्र को देखते हैं, और फिर चरित्र को अपने अंदर उतारने की चेष्टा करते हैं। तो जब हम उनके पास रोज़ जाते हैं, तो हम वास्तव में अपने अपने स्टेप्स को ठीक करते हैं कि कम से कम ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ वो पथभ्रष्ट हो जाऊँ। यदि मैं किसी की अनुकंपा चाहता हूँ, तो कम से कम मैं वैसा तो रहूँ। पिता से आप उनकी संपत्ति चाहते हैं, तो पिता जो कहेंगे वो बात तो माननी पड़ेगी ना, कि ऐसे करो, वैसे करो। और पिता भी कोई ऐसा तो नहीं होता कि वो कोई नायाब चीज़ बता रहे हैं कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, कि उल्टे लटक जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम किसी के पास जाएँ, भगवान विष्णु के पास जाएँ, और उनको कहें कि हम आपकी जो है वो स्तुति करते हैं, तो भगवान विष्णु के हमको गुण भी तो चाहिए। उनको जब हम जाते हैं तो हमको वो मिलने शुरू होते हैं, तो वास्तव में उसका रिज़ल्ट हमको अच्छा ही मिलता है। तो एवरी पूजा हैज़ गॉट ए स्पेसिफिक पर्पस, और कुंडली के हिसाब से देखा जाता है कि कौन आपको बाधा दे रहा है, किसने जो है वो आपको पाठ सिखाना है,
कौन आपको जो है वो स्टम्बल करा देगा अभी और कहेगा कि तो जो तुमने अब तक जो किया है वो तुम्हारे को ये नेगेटिव रिजल्ट है, ये सब पता लगता है तो हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उससे हो भी जाता है मामला। आपने क्या क्या पहना हुआ है? इसका क्या इम्पैक्ट है, जरा ये बताइए। और मैंने देखा आपकी कलाई पर भी कुछ कुछ है, उसका भी इम्पैक्ट है। देखिए ये अलग अलग किस्म के जो हैं वो स्टोन्स हैं जो हाँ। कि मैं कभी पहन लेता हूँ, कभी मैं देखता हूँ कि मेरी दशाएं ठीक चल रही हैं, मेरा ये ना हो जाए कि मैं जो हूँ वो किसी की कुंडली गलत पढ़ लूँ। तो ऐसा ना हो, तो मैंने अपने शनि को थोड़ा सा मजबूत किया हुआ है, तो मैंने एक नीलम पहन रखा है। मैंने अपने बुध को मजबूत करने के लिए एक जो है वो पन्ना पहन रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ऐसे ही पहन लें कि उन्होंने पहन रखा है। ये कुंडली के विशेष प्रावधान होते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए सपोर्टिव है, और वो सपोर्टिव यदि वीक है तभी पहनना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह आपके सपोर्ट में होते हैं और कुछ ग्रह जो है वो आपके विरोध में होते हैं। गलती क्या करते हैं कि देखते हैं कि वीक कौन सा है। वीक का मतलब ये है कि कोई जिसके अंदर बल ना हो। ये हम देखते नहीं कि वो फ्रेंड है या फिर वो शत्रु है, हम उसका रत्न धारण कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। हमको सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बलिष्ठ करना है, और जो हमारे एनिमीज हैं उनसे तो दूर रहना चाहिए, दान दे देना चाहिए उनका। तो ये एक नॉर्मल सा रिचुअल होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा आपके लिए फ्रेंड है, और वो फ्रेंड यदि वीक है तभी पहनिए, वरना पहनने की जरूरत ही नहीं है यदि वो स्ट्रांग पहले से ही है तो। अच्छा, ये आप जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि क्या जो ज्योतिष समझते हैं, जानते हैं, कुंडली पढ़ते हैं, वो तो अपना तो देखते ही होंगे। तो आपको पहले से कभी ऐसा हुआ कि दिख गया कि ये संकट आने वाला है और वो आया है, या उपाय किया है तो कम हो गया है? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इतनी कुंडलियाँ देखी जाती हैं कि फिर अपनी कुंडली की तरफ देखने का ज़्यादा मन भी नहीं करता। और एक कहावत भी है कि जो कॉबलर होता है उसका जूता फटा ही होता है। तो तो हम जो है अपनी कुंडली को उतना उससे देख नहीं पाते, क्योंकि रोज देखते हैं तो हमारा जो देखने का दृष्टिकोण होता है बायस होता है। तो वो मैं आपकी कुंडली देखूं, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं आपको अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा। लेकिन यदि मैं बायस्ड हो गया अपनी कुंडली देखने में, को मुझे पता है कि, तो फिर मैं उसको उसी प्रकार से देखूंगा। तो नॉर्मली यदि मुझे कुछ देखना होता है तो मैं, कोई मेरा व्यक्ति होता है, भाई देखना जरा यार क्या चल रहा है। तो जैसे डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता तो सामने वाले को आप दे वो देते वाली हैं। बात है। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली देखते नहीं है। अच्छा, आप कुछ उपायों की बात कर रहे थे, जैसे अब कई लोग जो है वो नीलम महंगा आता है नहीं पहन सकते, या कई ऐसे स्टोन्स आते हैं महंगे होते हैं नहीं पहन सकते, उनके लिए कोई सस्ता उपाय होता है, इसका विकल्प? अरे बहुत सारे उपाय होते हैं, सीरीज ऑफ उपाय होते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि आपको महंगे उपाय करने हैं। सीरीज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको शनि को प्रसन्न करना है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि आप शनि के मंत्रों को उच्चारण करना शुरू कीजिए। अब एक व्यक्ति कहता है कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं? तो सुबह जो है वो 108 बार आप पढ़ लिया करिए, आपको लगेंगे 7-8 मिनट। सर नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो शनि के मंदिर जा सकते हैं। शनि का मंदिर सर दूर है, चलिए जाया करूंगा। फिर वो 2 महीने में फोन करता है कि सर वो 2-3 बार जा पाया, मैं जा ही नहीं पाया। अब धीरे धीरे ही तो आगे आप, अगर आपके पास जो है वो आप एक अपने आप को चीज में, अब कोई जैसे मैं कर नहीं पाता तो मैंने कुछ रत्न धारण कर लिया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तब आप रत्न पे पहुंचे। यदि आपके पास एक माध्यम है करने का, या आपके पास करने की कोई का टाइम है, तो स्लो हल्के भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कुछ ऐसे जेनरिक उपाय भी तो होते होंगे कि अगर आपका ग्रह अच्छा भी है या बुरा भी है, दोनों में आप ये तो करते ही रहिए, ऐसे जैसे करियर में ग्रोथ चाहिए, लव लाइफ या फैमिली लाइफ बेटर चाहिए, इसके लिए कुछ घर में कुछ उपाय कर सकते हाँ, हैं? बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लव लाइफ हमको जो है वो अच्छी करनी है, तो शुक्र की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माँ की जो है स्तुति करने से हमको उसका लाभ मिल जाता है। तो यदि किसी को अनबन चल रही है किसी के साथ, या फिर लव के अंदर कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो घर के अंदर जो भी लक्ष्मी माँ की फ़ोटो है उसके सामने उनकी आरती गाना शुरू कीजिए। रोज़ नहीं कर सकते तो फ्राइडेज़ को कर लीजिए। मान लीजिए कि घर के अंदर वाइफ़ के साथ दिक्कत चल रही है, घर के अंदर जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, तो विष्णु भगवान के उपाय करिए। यानी कि थर्सडेज़ के दिन उनकी पूजा कर सकते हैं या उनके मंदिर जा सकते हैं। ये सब जेनेरिक उपाय हैं, ये किए जा सकते हैं। लेकिन इनके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बिल्कुल स्पॉट ऑन नहीं होते हैं। क्योंकि वो जेनरिक है। कुछ जेनेरिक उपाय हैं। तो आप
आपको यदि स्पॉट ऑन चाहिए तो फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा विद फुल सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट कि मैं कैसे इसको करूंगा। तो उसके लिए एक बार कुंडली दिखा दीजिए, पता लग जाएगा क्या करना बेस्ट है कि चाहिए। आप कुंडली दिखा दीजिए, मैं आपका डिटेल भी दे ही देता हूँ, जो लोग सोच रहे होंगे कि आपको कुंडली दिखानी है वो कैसे दिखाएं। जी। लेकिन मेरे भाई बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपने फिर आज बहुत सारा हमारा चैलेंज स्वीकार करके बहुत सारी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, तो देखते हैं वो कैसी जाती हैं। जी, और जी। अगर वो भी सही रही तो हम फिर आपका चैलेंज का लेवल और बढ़ाएंगे। लेकिन अब तो हमको सोचना पड़ रहा है कि ये चैलेंज का लेवल ले कहाँ जाए, क्योंकि आपका सब सही जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you और so हमारे much. दर्शकों से आप कुछ कहना चाहें अगर तो। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अपने लाइफ को अच्छा सा गुजारिए। यदि पथभ्रष्ट हो रहे हैं तो कुंडली दिखाइए अपनी, और पथभ्रष्ट को रोकिए। हर एक की कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग होता है, हर एक की कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग बन सकता है, हर एक कुंडली के अंदर ऐसा योग बन सकता है कि आप राजयोग कारक बन सकते हैं, यानी कि आप अपनी फैमिली, अपने सोसाइटी के लिए पॉजिटिव बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं इसको डिकोड करा लीजिए, और उसको एक बार आप लग जाइए उसके पीछे, तो निश्चित तौर से आपको फायदा मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।